साथियों, मैं दीप चोपड़ा आपके अपने YouTube चैनल डीसी क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो अपने एनसीईआरटी कक्षा 6 हिस्ट्री के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पिछला चैप्टर पढ़ा था हमने नए प्रश्न नए विचार। आज हम सातवां चैप्टर पढ़ेंगे अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, जिसमें हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई और किसने की, कलिंग युद्ध कब हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज कौन कौन थे, अभिलेख कौन कौन से मिले, नजराना क्या है, ठीक है, अशोक की शिक्षा क्या थी। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले अपने चैप्टर शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आज का प्रश्न है यूएनडीपी का पूरा नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोविंस, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये इनके ऑप्शन है। और अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखकर इनका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए, ये लड़की दिख रही है आपको चित्र में, इसका नाम रोशन है। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चित्र बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित है। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? आपने भी देखा होगा कि जो पुराने नोट है उन पर शेर बना हुआ है, कहीं पर ट्रैक्टर बने हुए हैं, किसान हल जोतता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं पर गेहूं बने हुए हैं। तो ऐसा ही इसको देखने में प्रतीत हुआ। तो इसने सोचा कि आखिर शेर क्यों बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा था। इतिहास के महत्तम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर जिनके जैसे कई स्तंभों पर पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, ठीक है, हम देखते हैं कि अभिलेख क्या चीज़ है, इनमें क्या लिखा होता था। यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य और साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो एक क्वेश्चन का जवाब हमको मिला है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, नोट करो। और कब हुई थी? 2300 वर्ष पहले, ठीक है। और किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके दादाजी है? अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की? मौर्य साम्राज्य की, यानी मौर्य वंश की नींव डाली। चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य ने कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। देखो, अर्थशास्त्र में चाणक्य की कई थ्योरियां अपने को देखने को मिलती है। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त इसका पूरा नाम था, विष्णुगुप्त चाणक्य। किसका? चाणक्य का वंश। एक ही परिवार में कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। देखो, चंद्रगुप्त ने क्या डाली? नींव डाली थी। उसके बाद में कौन आया? उसका बेटा बिंदुसार। उसके बाद में कौन आया? अशोक। ये महत्वपूर्ण राजा हुए थे। CBA यानी उल्टा ABC, ABC, चंद्रगुप्त और आगे बिंदुसार और अशोक, ठीक है। नींव किसने डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य साम्राज्य की। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है, अभी आपको दिखाऊंगा। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ
उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। आज भी अपने देखते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जो जॉब लगे हुए लोग हैं वो लगभग शहरों में रहते हैं और गाँव में लगभग किसान रहते हैं। ये पहले भी था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ एक एक अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। देखो ये डॉट दिखाए गए, ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं? ये महत्वपूर्ण नगर है उस समय के। देखो उज्जैन, पाटलिपुत्र, ठीक है, और तक्षशिला, ये उस समय के महत्वपूर्ण नगर हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और साम्राज्य में ज़्यादा सेना चाहिए और मतलब कि सिस्टम से चाहिए। हर एक ऑफिस होना चाहिए हर सेना का और खाने की व्यवस्था होनी चाहिए सभी की, और ऐसा राज्य में नहीं था। युद्ध करने के लिए हथियार भी चाहिए। इन्हीं कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, राज्य और साम्राज्य में फर्क क्या है। साम्राज्य बड़े होते थे और राज्य छोटे होते थे। साम्राज्य में सेना की जरूरत होती थी, अधिकारियों की जरूरत होती थी, ठीक है, और राज्य में नहीं होती थी। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास इलाकों में सम्राट सीधा नियंत्रण था। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र और इसके आसपास के इलाके उन पर सीधा नियंत्रण था, यानी कि सीधा उसके कंट्रोल में था। इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गांवों में और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। देखो राजा खुद कर नहीं लेता था, अधिकारी रखता था कर लेने के लिए। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा संदेश वाहक भी रखते थे उस समय। देखो एक जगह से दूसरे जगह पर मैसेज देने के लिए राजा को जगह जगह संदेश वाहक रखना पड़ता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों के शासन में किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों तक नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। देखो रूल और रेगुलेशन है वो स्थानीय लोगों की ही मानी जाती थी और दूर दूर जो राजा के क्षेत्र थे वहां पर राजकुमारों को गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, लेकिन रूल और रेगुलेशन उस क्षेत्र विशेष का ही लगता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमतों को पत्थर में प्रसिद्ध था। देखो इंपॉर्टेंट है ये भी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र प्राचीन समय में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र है जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक है, और दक्षिण भारत है वो कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब ये शब्द आया है नजराना, इसके बारे में देखते हैं। ये इसे नजराना किसे कहते हैं? एक तो होता है कर और एक होता है नजराना। दोनों के बारे में आपको अभी फर्क बताऊंगा। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहां नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे। देखो सिंपल सी कहानी है। कर क्या एक रूल से लगता था, जैसे कि 4 महीने बाद कर लेंगे किसी किसान से, या उसके फसल बोने पर या काटने पर खसर लेंगे। लेकिन जो नजराना है ये मजदूरों, शिल्पकारों, यानी कि जो काम करने वाले लोग थे ना, काश्तकार थे, उनसे सीधा कर लिया जाता था।
उनको अनियमित कर लिया जाता था, उनसे कभी भी कुछ भी मांगा जा सकता था, तो उसको नजराना कहते हैं। और नियमित कर है उसको कर कहते हैं। और नजराना किसको कहते हैं? अनियमित कर को ही नजराना कहा जाता था। याद रखना ये दोनों चीजें नोट कर लो, कर और नजराना में फर्क क्या है। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखो किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त के, ठीक है। और किसका ये राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। इसने एक बुक भी लिखी थी, इंडिका। याद रखना, इंडिका, भारत का इतिहास लिखा था इसने इंडिका बुक में। किसने? मेगस्थनीज ने। यहां हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों की प्रतिशत तोतों का एक झुंड रहता है, जिन्हें सम्राट के सिर के चारों ओर तरफ चक्कर लगाता रहता था। देखो, सोने की पालकी में सम्राट रहता था, इसके सिर के ऊपर ऊपर तोते मंडराते थे, ठीक है। और हाथी भी आगे पीछे हाथी होते थे। तो ऐसा इसने एक वर्णन किया है। किसने? मेगस्थनीज ने अपनी हिस्ट्री बुक में। तो ऐसा ही बताया गया है। और अंत में जंगल वाले इलाके में आते थे और वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे और यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य अधिकारियों के हाथी, लकड़ी और मधु मोम जैसी लाकर देंगे। देखो, ये उसी का भाग है जिसे हम पीछे पढ़ के आए अपने, नजराना और कर। देखो, जो जंगल में लोग रहते थे, काम करते थे, उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि वो हमें हाथी ला कर देंगे, लकड़ी, मधु और मोम ला कर देंगे, ठीक है। उसे नजराने के रूप में लिया जाता था। अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अब देखो, अशोक सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किसने की? वही CBA, सी से चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये महान शासक राजा हुए हैं मौर्य वंश के। तो किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। फिर बिंदुसार आया और उसका बेटा अशोक। अब अशोक है, इसने पूरा इतिहास ही बदल दिया था। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, ये भी था, लेकिन बाद में इसने एक कलिंग युद्ध में खून खराबे को देखकर युद्ध पद्धति छोड़ दी थी, यानी युद्ध का त्याग ही कर दिया था। और इसके अभिलेख है किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। अभिलेख क्यों खुदवाए जाते थे? कि राजा अपनी शिक्षाएं देता था और अपने विजयों के बारे में वर्णन करवाता था कि हमने इतने क्षेत्र जीत लिए, और इसलिए अभिलेखों की जरूरत पड़ती थी। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? देखो, कलिंग युद्ध है, इसने जीत लिया था, ठीक है। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। धनानंद को हराया था इसने और मगध को छीन लिया था, इसमें भी चाणक्य की सहायता ली थी इसने। और ये कलिंग युद्ध है, इसमें तो पूरा इतिहास ही बदल गया। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और शर्मण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं वो तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे ये युद्ध में मारे जाते हैं और उनका प्रियजन खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धर्म पालन करने के लिए दूसरों की शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने जैसा ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के अलग अलग संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बारे में मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। देखो, बहुत ही अच्छी बात कही इस अभिलेख में अशोक ने। देखो, अशोक ने कहा कि जब भी युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उनके रिश्तेदार मारे जाते हैं और लाख लाख सैनिक मारे जाते हैं, उनका परिवार उजड़ जाता है और खून खराबा होता है, प्रकृति को भी नष्ट पहुंचता है। तो इसको अशोक को पश्चाताप हो रहा है, यानी दुख हो रहा है प्रकृति को देखकर। लोग मारे जा रहे हैं
और अपने छोटे छोटे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सिर्फ युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए अशोक ने यह शिक्षा दी कि मेरे अब जो अगली पीढ़ी है ये नए युद्ध करेगी और नए ही कोई साम्राज्य जीतेगी इधर उधर, ठीक है। तो ऐसा इसने शिक्षा दी थी अभिलेखों के माध्यम से। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, तो ये भी नोट करो आप। धम्म संस्कृत शब्द का प्राकृतिक रूप है धम्म, जिसका अर्थ क्या है? धर्म। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अब ये भी नोट करो, वर्तमान में कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्हें निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता कि अशोक ने कब किस युद्ध में युद्ध का त्याग किया। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं किया। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। देखो, ये कोई भी पूजा करने से इच्छुक नहीं थे, किसी की पूजा करने से इच्छुक नहीं थे, यानी कि देवी देवता मूर्ति पूजा का विरोध करने लग गए थे। कौन? अशोक। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे एक पेरेंट्स को अपने माता पिता है ना, उनको अपने बच्चे को क्या कहते हैं, वो शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ा लिखा करते हैं। तो इसी प्रकार एक सम्राट का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि अपनी प्रजा को पढ़ाए लिखाए, उन्हें अच्छा ज्ञान दे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और उससे कई वाटकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महात्म नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की प्रशिक्षा देते थे। अब ये नोट करने वाली बात है, धम्म महात्म क्या है, महामात क्या है। तो नोट करो, धम्म महात्म ऐसा अधिकारी जो जगह जगह जाकर धम्म के बारे में शिक्षा देते थे, ठीक है। और अधिकारी ये नियुक्त कौन करता था? अशोक खुद करता था, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था? धम्म महात्म। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। देखो, जो धम्म महात्म नियुक्त किए थे उनको यह भी कह के भेजा था राजा अशोक ने कि जो लोग पढ़ नहीं सकते उनको आपको पढ़कर सुनाना है। ये शिक्षा देनी है कि आगे कोई भी क्रूर युद्ध में भाग नहीं लेंगे और अच्छे से शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे ज्ञान लिखकर भेजे थे। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तो वो उनको बच्चों का विवाह होता है, ठीक है। लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, ऐसा कह रहा है अशोक। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर भी अलग अलग शोभा यात्रा निकालते हैं, तब वह तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक ने स्पष्ट कह दिया था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कि जो ये अपने ये पाखंड कर रहे हैं ये कोई काम के नहीं है, ठीक है। जैसे विवाह में ये अपने जो भी पंडित के रीति रिवाज से जो कार्य कर रहे हैं, तो इसका भी इसने विरोध किया था अशोक ने, ठीक है। इसके बदले में यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। या अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, यानी भेदभाव मिटाना चाहना शुरू कर दिया था। किसने? अशोक ने। सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी के दूसरे का धर्म आदर करना चाहिए, यानी दूसरी की जात है, धर्म है, उसका आदर करना चाहिए। ये अशोक ने संदेश दिया था अपनी प्रजा को। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात कही इसमें भी। इसलिए हर किसी को
दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वास समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है, ये कहा था इन्होंने ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्ष में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं में दिखाया गया है, देख लो। आरंभी ब्राह्मी है ये लिपि है, तो ये ऐसा था। अब अपनी जो वर्तमान हिंदी है वो देवनागरी ऐसी है, और बांग्ला में ऐसे लिखा जाता था, मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे। तो आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पिक में आ सकता है। ठीक है, ऐसे आपको दे देंगे कि ये इनमें से ये 4 ऑप्शन दे देंगे, मान लो 1 2 3 और 4। इसमें आपको पूछेंगे कि बांग्ला का ए कौन सा है, तो आपको पहचान करनी है कि कौन सा है। लो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह अंतर है, आप खुद इसको पढ़ लेना। इसमें चीन की दीवार दिखाई गई है। चीन की दीवार बहुत ही चौड़ी है, ठीक है, और कितने किलोमीटर तक है? 64 किलोमीटर तक है, 6400 किलोमीटर तक है। चीन की दीवार क्यों बनाई गई? क्योंकि उस समय भी राजा विस्तृत रूप ले रहे थे और अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए ये दीवार बनाई गई थी। यहाँ पढ़ लेना खुद अन्यंतर। साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेश वाहक, प्रांत और धम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत ये मैंने आपको पहले ही बता दी, 2300 वर्ष पहले किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।